हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित है भारतीय संविधान की वीडियो के साथ। तो ये हमारी संविधान की सीरीज चल रही है। इसमें ये हमारा वीडियो 6 है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग जो भी रेलवे, एसएससी और किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसमें सिर्फ वही 20 क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में निर्मित है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जो कि 51 के अनुच्छेद 51 के क में है। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आज का हमारा टॉपिक ही है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टोटल 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छा से देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति यह भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लास्ट ऑप्शन है जापान। तो अनुच्छेद जापान से लिया गया है और जापान की राजधानी टोक्यो में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, देख लिए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा अनुच्छेद 36 में परिभाषा वर्णित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 में क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना निश्चित है, अनुच्छेद 37 के अनुसार। अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 39 में डाला गया है। अनुच्छेद 37 ये भी कहता है, अनुच्छेद 37 के अनुसार कि किसी नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, यह भी अनुच्छेद 37 में ही है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है, यह अनुच्छेद 38 में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व को किसने भारतीय संविधान की एक अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। एक अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता, इसे B.R. अम्बेडकर साहब ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान काम के लिए समान वेतन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समान काम के लिए समान वेतन यह 39 के क में वर्णित है, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखते हैं 39 के क, इसमें है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 39 के क में की गई है। 39 के ख क्या कहता है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण, यह 39 के ख में है। उसके बाद आगे है 39 के ग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
धन का समान वितरण यह 39 के गौ में है। बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 39 के गौ में वर्णित है। और धन का समान वितरण यह 39 के गौ में वर्णित है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण यह 39 के ख में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। और ये नीति निर्देशक तत्व पर आधारित है, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो 20 क्वेश्चन अगर ये सही से देख लिए तो ये समझिए कंप्लीट हो गया आपका। आगे है, किसने कहा था कि जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में विरोध हो वहां निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। यह किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में अगर विरोध कहीं हो तो नीति निर्देशक तत्व को ही अधिक वरीयता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 41 इसमें है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 में ही है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 42 का भी गलती नहीं होगा, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। बार बार एग्जाम्स में ये रिपीट किया जाता है कि प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 42 42 के तहत है। तो इस देख लिए, ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40, और प्रसूति अनुच्छेद 42। अगला देखते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका वर्णन कहाँ है, तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में वर्णित है। या कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में ही दिया जाता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन, यह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 44 में एक समान सिविल संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यह अनुच्छेद 45 में है। कोई भी बालक है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 46 ये क्या कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है 46 में है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यह अनुच्छेद 46 में है, 46 में है कि कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगी या कोई अन्य दुर्बल वर्ग है तो उसको शिक्षा और अर्थ संबंधी हित की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 के अनुसार ही दिया जाता है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है, एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के तहत है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यह अनुच्छेद 45 के तहत है। अगला देखते हैं, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन की चर्चा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 48 के क, इसमें क्या कहता है, इसमें है जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। यह बार बार पूछा जाता है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 48 के क 48 के क के अनुसार वन और वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। अनुच्छेद 49, यह पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 49। आगे है अनुच्छेद 50, ये क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण, मतलब दोनों में 50-50 है, किस में, अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब दोनों अलग अलग है अनुच्छेद 50 में, मतलब दोनों 50-50 हो गया अनुच्छेद 50 के तहत। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में वर्णित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो उनसे वीडियो देखने के बाद हम बस एक ही बात रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बस वीडियो देखिए नहीं, इसको बाद में खुद से रिवाइज भी कीजिए और इतना अच्छा से तैयारी कीजिए जो एग्ज़ाम में जब जाइए
तो उसमें रिजल्ट आपका एकदम कॉन्फिडेंशियल रहिए कि जो हाँ मेरा रिजल्ट होगा तो होगा। इसलिए पढ़िए तो बहुत अच्छा से पढ़िए और रिजल्ट लाइए। इससे अपने और अपने परिवार, अपने समाज का नाम आपका ऊंचा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 51 होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। आगे है अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन ऑप्शन में हम 52 का भी जिक्र हो गया है, तो इसलिए 52 के बारे में ही देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है, विधानसभा भाग लेते हैं। विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि भारत के 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बार बार एग्जाम्स में आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अगला है अनुच्छेद 55। इसमें कहता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वह अनुच्छेद 55 में है। इसमें क्या होता है? निर्वाचन की रीति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, यह अनुच्छेद 55 में है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेगा, यह 54 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वह अनुच्छेद 55 में है। तो अगला देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम को देश में कब लागू किया गया? इसको बोलते हैं RTI रहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो 2005 में होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। लेकिन यह है राइट टू एजुकेशन। तो यह अधिनियम को देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। यह पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो RTI लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है या प्रवर्तनीय नहीं कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जाएगा। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 37। अगला है, किसके अनुसार भारतीय संविधान के भाग 4 जो है उसको फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है? किसके अनुसार भारतीय संविधान का भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व, यह फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है? तो आइवर जेनिंग्स के अनुसार, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान का भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, यह फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? तो केटीसा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, आतंकवादी विध्वंसक अधिनियम टाडा की स्थापना कब हुई? तो टाडा की स्थापना हुई थी 1985 में और टाडा खत्म किया गया टाडा को 1995 में। टाडा की स्थापना 1985 में और टाडा को खत्म कर दिया गया 1995 में, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्थापित हुआ था? तो 1980 में 1980 में भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो का गठन कब हुआ? तो पोटो का गठन हुआ 2001 में। पोटो से पोटा हो गया, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया 2002 में और पोटा को खत्म कर दिया गया 2004 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पोटो का गठन हुआ 2001 में, ऑप्शन बी राइट होगा। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी से जल्दी आप वीडियो को खत्म करते हैं। आगे है, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का
राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 47 में यह वर्णित है। ऑप्शन बी राइट होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। सब देख चुके हैं। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण का सिद्धांत है, यह किसने कहा था? तो एम.बी. पायली ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण का सिद्धांत है। ऑप्शन सी राइट होगा, एम.बी. पायली। अगला है, कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को अपनाने की स्वीकृति देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम स्वराज्य को अपनाने की स्वीकृति देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो हमारा यह 20 क्वेश्चन का सेट था जो कि कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तथा जो बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिएगा। थैंक यू। और एक बात और, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो फुल एकदम ध्यान देके पढ़े, बहुत अच्छा से तैयारी करें। जॉब होना उतना कठिन नहीं है, जॉब होना बहुत आसान है। बस आप अपनी तैयारी को हाई लेवल का रखिए, जॉब आराम से होगा। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा तो जॉब होगा कि नहीं होगा, जॉब होगा। बस अपने तैयारी को एकदम बूस्ट करके रखिए। थैंक यू।